हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग टीजीटी का प्रैक्टिस सेट करेंगे। इसमें आपके 60+ क्वेश्चंस हैं और 4 राइटर्स 3 टर्म्स प्लस ग्रामर भी कवर की गई है। ओके, और 4 जो राइटर्स हैं उन पर बेस्ड रहेंगे सारी क्वेश्चंस एंड ऑल ओवर एरिया को यहाँ पर कवर किया जाएगा। आपकी आज फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है जो हम लोग मिसलेनियस तौर पे करेंगे सारे क्वेश्चंस, और होपफुली आपको क्लासेस हेल्पफुल हो रही होंगी। तो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। ओके, चलिए फिर चलते हैं अपनी क्वेश्चंस की ओर। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन मैकबेथ द वियर्ड सिस्टर्स आर आल्सो नोन एज। मैकबेथ में जो वियर्ड सिस्टर्स हैं, ये वियर्ड सिस्टर्स कौन हैं? जो कि हमारी विचेज हैं। ऐसे उनको और भी कैसे जानते हैं कैसे? फ्यूरीज, हार्पीज, फेट्स, सायरन्स। तो क्या है करेक्ट आंसर? यहाँ पर सी रहेगा, फेट्स। ओके, तो ये जो आपकी विचेज रहती हैं, वियर्ड सिस्टर जिनको कहा गया है, वो ये वियर्ड जो आपका शब्द है, ये आपका जो आपकी ओल्ड इंग्लिश है उसमें फेट, यानी ये जो फेट शब्द है भाग्य के अर्थ से ये यूज हुआ है। ये जो विचेज है मैकबेथ के भविष्य की भविष्यवाणी यहाँ पर करती हैं और इसलिए उन्हें यहाँ पर फेट्स कहा गया है। ओके, तो यहाँ पर उनको फेट्स नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो ये आप उनको क्लियर हुआ कि वियर्ड सिस्टर यहाँ पर जो आपकी विचेज हैं उनको और किस नाम से जानते हैं? फेट्स, क्योंकि वहाँ पर भविष्यवाणी करती हैं मैकबेथ की फेट की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गाल्सवर्दी वॉज बॉर्न एट। गाल्सवर्दी का जन्म कहाँ पर हुआ है? किंगस्टन लंदन इंग्लैंड, पेरिस फ्रांस, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड, डबलिन आयरलैंड। बताइए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, किंगस्टन लंदन इंग्लैंड। जो आपके गाल्सवर्दी का जन्म हुआ है किंगस्टन लंदन इंग्लैंड में, उनका 14 अगस्त 1867 को किंगस्टन हिल लंदन इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ था। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ए रहेगा। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वन वर्ड है आपका, बताइए। प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉइंग स्पाइस इन वॉर। बताइए कि यहाँ पर क्या है? प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉइंग स्पाइस इन वॉर का सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा? वन वर्ड, स्प्लेंज, स्पियोनेज, स्पैरेडल्स, स्ट्रेंजमेंट। तो यहाँ पर क्या होगा बताइए? यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एस्पियोनेज। ओके, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, एस्पियोनेज। एस्पियोनेज का अर्थ क्या होता है? जासूसी करना या फिर युद्ध के समय जो गुप्त सूचनाएं होती हैं वो इकट्ठा करना। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर क्या होगा? प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉइंग स्पाइस इन वॉर। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? एस्पियोनेज जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। युद्ध के समय जासूसी करना या गुप्त सूचनाओं को इकट्ठा करना, ये आपका हो गया बी। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, विच शेक्सपियर कॉमेडी फीचर्स द कैरेक्टर बेट्रिस एंड बेनेडिक्ट। ओके, बताइए कि शेक्सपियर की कौन से कॉमेडी फीचर में कैरेक्टर हैं जो आपके बेट्रिस एंड बेनेडिक्ट किस में हैं आपके? मेजर फॉर मेजर, मच एडो अबाउट नथिंग, द विंटर्स टेल, लव लिवर्ड लॉस्ट। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर, मच एडो अबाउट नथिंग। तो बेसपूर्ण जो नोकझोंक है इस नाटक की एक मेन फीचर है आपका। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका मच एडो अबाउट नथिंग हो जाएगा। नेक्स्ट, मिल्टन बिकम ब्लाइंड एट द एज ऑफ। मिल्टन ब्लाइंड हो गए किस एज पर? 1652 44 ईयर्स, 1654 46 ईयर्स, 1650 42 ईयर्स, 1648 40 ईयर्स। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, जो मिल्टन की जो आई साइट है वो 1652 में चली गई थी, पूरी तरह से वो ब्लाइंड हो गए थे। उस समय उनकी जो एज थी वो 44 ईयर्स की थी और अंधे होने के बाद भी उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट जैसी महान रचनाओं को लिखा है। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ए रहेगा। नेक्स्ट, सरमाउंट सिनोनिम बताना है सरमाउंट का। डिस्काउंट, सराउंड, ओवरकम, कैप्चर। तो बताइए सरमाउंट का आपको बताना है। सरमाउंट का मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स क्या होता है? सरमाउंट मीन्स किसी कठिनाई या बाधा पर विजय पाना। इसका क्या हो जाएगा? देखिए, डिस्काउंट नहीं होगा, सराउंड चारों ओर नहीं होगा, ये भी नहीं होना है। ओवरकम किसी चीज़ पर ओवरकम होना, कैप्चर नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या है? इसलिए यहाँ पर ओवरकम का भी अर्थ यही होता है कि किसी भी चीज़ पर ओवरकम होना, कठिनाई या बाधा पर विजय पाना। आपका सिनोनिम्स जो है क्या होगा? ओवरकम। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट,
एट व्हाट एज डिड वर्ड्सवर्थ गो टू कैम्ब्रिज, किस एज में वर्ड्सवर्थ कैम्ब्रिज गए थे? 16, 18, 20, 19। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर आपका रहेगा कि 16 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सेंट जॉन्स कॉलेज में उन्होंने स्टडी की है। ओके, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्टिव पैसिव है। द गेट कीपर रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस, बताइए। द गेट कीपर रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस, इसका अब आपका पैसिव बताइएगा, बताइए। ए ही वॉज रिफ्यूज एडमिटेंस बाय द गेट कीपर, एडमिटेंस इज रिफ्यूज्ड टू हिम बाय द गेट कीपर, एडमिटेंस वॉज रिफ्यूज्ड बाय द गेट कीपर, एडमिटेंस इज रिफ्यूज्ड हिम बाय द गेट कीपर। तो चलिए बताइएगा आंसर कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। ही वॉज रिफ्यूज एडमिटेंस बाय द गेट कीपर। ओके, यहाँ पर इसका पैसिव क्या हो जाएगा? ही वॉज रिफ्यूज एडमिटेंस बाय द गेट कीपर। तो यहाँ पर आपका जो हिम है वो ही हो जाएगा। ओके, ये हिम जो है ये ही हो जाता है आपका पैसिव वाइज में आकर। एक्टिव में आपके गेट कीपर कौन काम कर रहा है पर फोकस है, एंड पैसिव में आपका ही रिफ्यूज्ड हिम ही पर होगा जिस पर काम हुआ है। ओके, यहाँ पर आपका एक्टिव में आपका गेट कीपर जो है कौन काम कर रहा है होता है पर, और जो पैसिव में आपका इस पर ध्यान दिया जाएगा कि जिस पर काम हो रहा है। ओके, ही वॉज रिफ्यूज्ड एडमिटेंस बाय द गेट कीपर। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, विच शेक्सपियर ट्रेजेडी इज कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन, बताइए। ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन किस ट्रेजेडी को कहा जाता है? शेक्सपियर की मैकबेथ, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर। ये हमने कम्युनिटी में पूछा है, बताइए इसका आंसर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका रहेगा बी इज़ द राइट आंसर। हैमलेट को ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है क्योंकि हैमलेट हर कार्य करने से पहले बहुत अधिक सोचता है और चिंतन करता है। उसकी यही जो विचारशीलता होती है उसके दुखद अंत का कारण भी बनती है। ओके, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गाल्सवर्दीज ट्रेजेडीज आर कॉल्ड, गाल्सवर्दी की ट्रेजेडी क्या कही जाती हैं? ट्रेगी कॉमेडीज, हीरोइक ट्रेजेडीज, सोशल ट्रेजेडीज, क्लासिकल ट्रेजेडीज। तो क्या कही जाती हैं? सोशल ट्रेजेडीज होती हैं उनकी नाटक जो उनके प्लीज समाज की समस्याओं, अन्याय और वर्गभेद को दिखाते हैं, क्लास डिस्टिंक्शंस को वगैरह को दिखाते हैं, इसलिए ट्रेजेडी सोशल ट्रेजेडीज कही जाती हैं। सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चलिए बताइए हॉरेंडुअस, सिनोनिम बताना है इसका। हॉरेंडुअस मीन्स क्या होता है? सिनोनिम बताना है वेरी ह्यूज, ग्रेटली अनप्लीजेंट, माइल्डली सिंसियर, मोस्ट प्लीजेंट, बताइए। तो हॉरेंडुअस मीन्स क्या होता है आपका? इसका मीन्स होता है बहुत भयानक, डरावना या अप्रिय, अत्यंत अप्रिय। तो इसका क्या हो जाएगा? वेरी ह्यूज नहीं होगा, मोस्ट प्लीजेंट नहीं होगा क्योंकि भयानक पूछ रहे हैं, माइल्डली सिंसियर भी नहीं होना चाहिए, वेरी ह्यूज भी नहीं, ग्रेटली अनप्लीजेंट बहुत ज़्यादा अप्रिय। ओके, तो डरावना अप्रिय चीज़ें हॉरेंडुअस हो जाएंगी। बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रेटली अनप्लीजेंट का भी बहुत अप्रिय होता है, ये आपका सिनोनिम, हॉरेंडुअस का सिनोनिम है। ये नेक्स्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट है आपका, बताइएगा। डॉक्टर द पेशेंट क्राइड प्लीज टेल मी हाउ मच टाइम आई हैव। ओके, तो चलिए बताइए इसका। तो यहाँ क्या होगा? इनडायरेक्ट का बताइए क्या इनडायरेक्ट होगा? A, the patient pleaded the doctor how much time he will have. B, the patient exclaimed to the doctor that how much time he had. The patient pleaded with the doctor to tell him how much time he had. The patient cried to the doctor that how much time had he. तो यहाँ पर आपका क्या होगा बताइए? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी रहेगा, सी। ओके, सी इज़ द राइट आंसर। द पेशेंट प्लीडेड विद द डॉक्टर टू टेल हिम हाउ मच टाइम ही हैड। ओके, प्लीज टेल मी मीन्स यहाँ पर रिक्वेस्ट को दिखा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर प्लीडेड विद हो जाएगा। और ये जो आपका आई हैव है ये बदल कर आपका क्या हो जाएगा? आई हैव बदल कर ही हैड में हो जाएगा। और ये क्योंकि नरेशन पास्ट में है तो आई हैव का ये आई है ही हैड हो जाएगा। द पेशेंट प्लीडेड विद यहाँ प्लीज दिखा रहे हैं ना डॉक्टर। द पेशेंट क्राइड प्लीज टेल मी का प्लीडेड हो जाता है। प्लीज टेल मी जो एक रिक्वेस्ट को दिखाता है इसलिए प्लीडेड विद हो जाएगा यहाँ पर पास्ट में। एंड द पेशेंट प्लीडेड विद द डॉक्टर टू टेल हिम हाउ मच टाइम ही हैड। यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ विल तो होगा नहीं, विल हैव तो होना नहीं है, हैड ही ये भी गलत है आपका, और इसमें एक्सक्लेम्ड कर रहा है तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर सी रहेगा। क्लियर? चलिए सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट,
पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ, पैराडाइज लॉस्ट में कितनी बुक्स हैं? 100, 12, 6, 24। तो कितनी बुक है? 12 बुक्स हैं। ये जो आपकी इसमें है 10 बुक्स थी पहले, इसमें 10 बुक्स थी, बाद में ये 12 बुक्स में इसको डिवाइड कर दिया गया। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट वन इज द टेम्पेस्ट, हु इज़ द राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान। टेम्पेस्ट में जो ड्यूक ऑफ मिलान कौन है राइटफुल? एंटोनियो, सेबेस्टियन, प्रॉस्पेरो, अलोंसो। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेम्पेस्ट में आपका प्रॉस्पेरो मिलान का जो रियल होता है राइटफुल वास्तविक ड्यूक था, और उसके भाई जो एंटोनियो ने उस छल से उसका राज उससे छीन लिया था। तो यहाँ सी करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट, अब अनरिप्ड का एंटोनिम बताइए। अनरिप्ड, कॉन्फिडेंट, नर्वस, होपफुल, एंग्सियस। तो बताइए क्या होगा? अनरिप्ड का मीन्स क्या होता है? घबराया हुआ या मानसिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति। ओके, तो यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंट तो होगा नहीं, नर्वस हो सकता है, होपफुल नहीं हो। अच्छा, एंटोनिम बताना है। ओके, कॉन्फिडेंट तो क्या है? अनरिप्ड, अनरिप्ड कॉन्फिडेंट होगा। यस, ए इज़ द राइट आंसर। नर्वस तो होगा नहीं, वही सिनोनिम हो जाएगा। होपफुल, एंग्सियस भी नहीं होगा, और होपफुल भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, यानी यहाँ पर कॉन्फिडेंट, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। घबराया हुआ हो गया आपका, अनरिप्ड हो गया, घबराया हुआ, मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति, तो कॉन्फिडेंट बिल्कुल होगा, जिसका अर्थ आत्मविश्वासी होता है। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ए रहेगा, कॉन्फिडेंट हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस वॉज इंस्पायर्ड बाय। वर्ड्सवर्थ की पोएटिक जीनियस जो है, पोएटिक जो जीनियस थे वो किससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे? पोप, कीट्स, सैमुअल टेलर कॉलरिज, नन। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सैमुअल टेलर कॉलरिज का बहुत गहरा प्रभाव था उनके ऊपर। दोनों ने मिलकर लिरिका बैलेट को पब्लिश किया है, जिसने रोमांटिक मूवमेंट को आगे बढ़ाया। तो सी करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। इसमें आपको एरर बतानी है। चलिए बताइएगा, एरर करेक्शन का क्वेश्चन है ये। चलिए बताइए, ही एक्सप्लेन टू द गवर्नमेंट व्हाई द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स हैव स्टॉप्ड इन हिज न्यू फैक्ट्री। एरर बताइए इसमें कहाँ पर है आपकी? तो ही एक्सप्लेन टू गवर्नमेंट व्हाई द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स हैव स्टॉप्ड। यहाँ पर हैव स्टॉप्ड नहीं होगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? हैड स्टॉप्ड हो, यहाँ पर आपका हैड स्टॉप्ड हो जाएगा। ओके, क्या आएगा? हैव की जगह यहाँ पर हैड आ जाएगा, हैड स्टॉप्ड, क्योंकि पूरा आपका परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पर आपका हैव नहीं हैड आ जाएगा। ओके, सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में है, एक्सप्लेन आपको दिखा रहा है पास्ट टेंस में दिखा रहा है, तो यहाँ पर आपका हैव नहीं हैड आ जाएगा। तो आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा, हैव स्टॉप की जगह हैड हो जाएगा। तो यहाँ पर हैव शुड बी रिप्लेस्ड विद हैड। ओके, नेक्स्ट, इन किंग लियर विच कैरेक्टर डिस्गाइजेज हिमसेल्फ एज द बेगर पुअर टॉम। किंग लियर में कौन सा कैरेक्टर है जिसने अपने आप को डिस्गाइज किया था बेगर के रूप में पुअर टॉम के नाम से? केंट, एडगर, एडमंड, ओसवाल्ड। तो एडगर। ओके, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एडगर। एडगर अपने पिता ग्लॉसेस्टर और अपने जो उनके एनिमीज से बचने के लिए पुअर टॉम नाम के एक बेगर का वेश धारण करके रहता है फॉरेस्ट वगैरह में। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, गाल्सवर्दी बिगेन हिज लिटरेरी कैरियर एज। गाल्सवर्दी ने अपना लिटरेरी कैरियर कैसे की, शुरुआत कैसे की है? जर्नलिस्ट, ड्रामाटिस्ट, नॉवलिस्ट, पोएट। नॉवलिस्ट। ओके, उन्होंने अपने जो लिटरेरी कैरियर की शुरुआत जो है नॉवलिस्ट के रूप में की थी, बाद में वो ड्रामेटिस्ट बने हैं। ओके, पहले उनकी नॉवेल आया है। सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच फ्रेंड लेफ्ट अ लेगेसी ऑफ 900 पाउंड फॉर वर्ड्सवर्थ। 900 पाउंड्स की लेगेसी कौन छोड़ गया था वर्ड्सवर्थ के लिए? उनके कौन से फ्रेंड थे? रिजले कैलवर्ट, विलियम कैलवर्ट, रॉबर्ट कैलवर्ट, नन। तो रिजले कैलवर्ट एक करेक्ट आंसर रहेगा, रिजले कैलवर्ट। ओके, तो उन्होंने अपनी मृत्यु के से पहले 900 पाउंड की धनराशि जो थी वो दी थी उनको, ताकि वे अपने फाइनेंशियली जो उनकी चिंता थी छोड़कर में लिटरेचर में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके अच्छे से। तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिजले कैलवर्ट। नेक्स्ट, हु सेड मिल्टन वॉज ऑन द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। मिल्टन जो है अनजाने में ही डेविल्स की पार्टी में है। ब्लेक, वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज, पी.वी. शैली। तो ब्लेक का स्टेटमेंट है। ब्लेक ने कहा है कि ब्लेक का मानना था कि मिल्टन ने अनजाने में चैटन के कैरेक्टर को इतना ज़्यादा अधिक प्रभावशाली बना दिया कि डेविल्स के पार्टी के फेवर में थे आपके।
मिल्टन, ओके, ब्लेक का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, एम्बार्क अपॉन, इसका एंटोनिम बताइए। एम्बार्क अपॉन का एंटोनिम लॉन्च, एनालाइज, ब्रेक ऑफ, कंक्लूड। तो क्या होगा बताइए एम्ब्रैक अपॉन का? तो इसका मीन्स होता है किसी कार्य को शुरू करना। एम्ब्रैक अपॉन किसी कार्य को शुरू करना। तो क्या उसका करेक्ट आंसर होगा? इसको अपोजिट बताना है, एंटोनिम बताना है। एंटोनियम, लॉन्च भी स्टार्टिंग भी हो जाएगा, एनालाइज भी नहीं होगा, कंक्लूड, कंक्लूजन, कंक्लूड करना, ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रेक ऑफ का मीन्स भी होगा, ये फ्रेज का भी मीन्स होता है कि बीच में रोक देना या समाप्त कर देना, ओके, बीच में रोक देना या किसी चीज़, ब्रेक ऑफ कर दिया किसी चीज़ को, बीच में रोक दिया या एंड कर दिया, तो यहाँ पर ब्रेक ऑफ हो जाएगा एंटोनिम। उसकी स्टार्टिंग करना किसी चीज़ की, यहाँ पर इसका ब्रेक ऑफ हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, ट्वेल्थ नाइट इज़ आल्सो नोन एज, ट्वेल्थ नाइट जानी जाती है किससे? और सब टाइटल बताना है। यू व्हाट यू विल, एज यू लाइक इट, अ कॉमेडी ऑफ एरर्स, द मूर ऑफ वेनिस। तो व्हाट यू विल इज़ द टाइटल ऑफ द ट्वेल्थ नाइट, ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस ऑफ चेंज इज नोन एज, कॉन्टीन्यूअस एक प्रोसेस को जो चेंज हो रहा है उसको क्या कहते हैं? ये वन वर्ड बताना है, बताइए। ट्रांसफॉर्मेशन, मेटामॉर्फोसिस, फ्लूक्स, डायनेमिस। तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? वन वर्ड है आपका, फ्लूक्स, फ्लूक्स, ओके। कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस ऑफ चेंज इज नोन, फ्लूक्स का भी अर्थ होता है कि निरंतर परिवर्तन या लगातार बदलती हुई अवस्थाएं जो होती हैं वो फ्लूक्स कहलाएंगी। तो इसलिए आपका कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस ऑफ टू चेंज के लिए एक वन वर्ड है आपका फ्लूक्स, जो कि आपकी निरंतर चीज़ें जो बदलती रहती है, परिवर्तन है निरंतर, बदलती हुई अवस्था जो है उसको आपके लिए फ्लूक्स का यूज वन वर्ड हो जाएगा। चलिए, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस टू चेंज इज नोन एज फ्लूक्स, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, हु बिगेन हिज सोनेट लंदन 1802 विद मिल्टन, दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। तो बताइए किसका स्टेटमेंट है कि यहाँ पे कौन सा सोनेट है लंदन 1802 में, कि किसका है ये, कि उन्होंने कहा कि मिल्टन तुम्हें इस समय यहाँ पर होना चाहिए। किसका वर्क है? वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरेज, जॉन कीट्स, पी.बी. शेली। वर्ड्सवर्थ का है, विलियम वर्ड्सवर्थ का है। उन्होंने की ओपनिंग लाइन्स हैं, शुरुआती लाइन्स हैं, जिसमें उन्होंने सोनेट में उन्होंने मिल्टन की महानता की यहाँ प्रशंसा की है कि इस समय तुमको यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है लंदन 1802। नेक्स्ट, द विंटर्स टेल इज कैटेगराइज्ड एज अ, विंटर टेल्स किस जॉनर में आएगा? प्योर ट्रेजेडी, प्रॉब्लम प्ले, लेट रोमांस, ट्रैगिक कॉमेडी, हिस्ट्री प्ले। तो किस में आएगा विंटर्स टेल? लेट रोमांस है, ओके, लेट रोमांस ट्रैगिक कॉमेडी कहा जाता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ ट्रेजेडी ऑफ और कॉमेडी दोनों ही एलिमेंट्स है इसमें, इसलिए लेट रोमांस ट्रैगिक कॉमेडी कहा जाता है इसको। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जॉन गाल्सवर्दी वॉज द सन ऑफ, जॉन गाल्सवर्दी के किन के बेटे थे? क्या उनके पिता का प्रोफेशन क्या था? नॉवलिस्ट, मर्चेंट, लॉयर, डॉक्टर। क्या थे उनके पिता? तो लॉयर थे। उनके पिता एक सक्सेसफुल लॉयर थे। गाल्सवर्दी ने भी स्टार्टिंग में कानून की पढ़ाई की थी, तो यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक सक्सेसफुल लॉयर थे। नेक्स्ट, शेक्सपियर्स डार्क लेडी सोनेट्स आर नंबर्ड। कितने नंबर हैं शेक्सपियर के ने जो डार्क लेडी को सोनेट डेडिकेट किए हैं? कितने? 1 to 126, 127 to 152, 153 to 154, 1 to 50। तो कितने हैं? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 127 to 152। तो डार्क लेडी को उन्होंने दिए हैं और बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे, वी शर्ट। यहाँ पर आपको क्या बताना है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, बताइए। यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या है बताइए? डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताना है। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे, वी शैट। बताइए क्या होगा? वी ग्रीटेड हिम ऑन हिज बर्थडे, वी सेड दैट मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे, वी विश्ड हिम मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ हिज बर्थडे, वी प्रेड फॉर मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ हिज बर्थडे। तो क्या करेक्ट आंसर होगा बताइए? सी इज़ द राइट आंसर। वी विश्ड हिम मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ हिज बर्थडे। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट आपको करना है, तो यहाँ पर मेनी हैप्पी रिटर्न्स शुभकामना यहाँ पर व्यक्त करता है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब जो है विश्ड होगा, तो सी होगा। सी, वी विश, वी सेड नहीं होगा क्योंकि हम विश कर रहे हैं ना किसी को। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे, वी सेड का सेड नहीं, ग्रीटेड प्रेड तो होना नहीं, ग्रीटेड हिम ऑन हिज बर्थडे।
तो यहाँ पर आपका सेंटेंस चेंज नहीं होगा, विश्ड हिम मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ दिस ऑफ हिज बर्थडे। ओके, यहाँ पर हिज आ जाएगा, ऑफ योर बर्थडे का हिज बर्थडे हो जाएगा यहाँ पर। चलिए ओके, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वी विश्ड हिम मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ हिज बर्थडे। नेक्स्ट, हु कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। किसने मिल्टन को कहा है गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड? तो मैथ्यू आर्नोल्ड, विलियम वर्ड्सवर्थ, थॉमस ग्रे, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो किसने कहा है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने कहा है मिल्टन को एक महान काव्य शैली और प्रभावशाली भाषा के लिए उनकी प्रशंसा की है। गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने कहा है। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, गाल्सवर्दी बिलोंग करते हैं किससे? 16th सेंचुरी, 17, 20, 19। बताइए कौन सी सेंचुरी के हैं? 20th सेंचुरी के हैं। ओके, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20th सेंचुरी के उनकी रचनाएं आधुनिक समाज के वर्ग जो क्लास डिस्टिंक्शन है, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उसको पोर्ट्रेट करती हैं 20th सेंचुरी। ओके, नेक्स्ट, इन ओथेलो व्हाट इज़ द ट्रेजेडी ऑफ द हैंडकरचीफ बेस्ड ऑन। तो हैंडकरचीफ की जो ट्रेजेडी है अथेलो में वो किस पर बेस्ड है? इट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम द किंग ऑफ फ्रांस। इट वॉज अथेलो फर्स्ट गिफ्ट ऑफ डेस्डिमोना। इट कंटेन्स अ मैजिकल चार्म फ्रॉम इजिप्शियन सिबिल। इट बिलोंग टू यागोज वाइफ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, इट कंटेन्ड अ मैजिकल इजिप्शियन सिबिल, क्योंकि हैंडकरशीफ बहुत महत्वपूर्ण प्रतीक था। अथेलो बताता है कि यह रुमाल उसकी इजिप्शियन जो सिबिल ने जादुई शक्ति के साथ उसकी माँ को दिया था, और इसी रुमाल के कारण अथेलो को डेस्डिमोना पर संदेह हो जाता है कि ट्रेजेडी उत्पन्न होती है। ओके, डोंट कंफ्यूज इट वॉज अथेलोज फर्स्ट गिफ्ट टू डेस्डिमोना। ओके, ये है आपका ऑप्शन, लेकिन आपका करेक्ट यहाँ पर भी हो जाएगा, इस पर भी कंफ्यूज होंगे। और यहाँ पर करेक्ट आंसर, इट कंटेन्ड अ मैजिकल चार्म फ्रॉम द इजिप्शियन सिबिल। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन इज वर्ड्सवर्थ वॉज एडमिटेड टू हॉक्सशेड स्कूल इन। हम वर्ड्सवर्थ गए थे हॉक्सशेड स्कूल, जो कि कहाँ पर है? यॉर्कशायर, हैम्पशायर, लैंकाशायर, नन। तो कहाँ? लैंकशायर में आपका जो है ये आपका हॉक्सशेड स्कूल था, तो वहाँ पर वो उन्होंने एडमिशन लिया था। सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु सेड सोनेट इन मिल्टन हैंड्स बिकम अ ट्रम्पेट। बताइए किसने कहा है कि मिल्टन ने सोनेट को केवल प्रेम कविता न रखकर सामाजिक और राजनीतिक अभिव्यक्ति का एक माध्यम बना दिया, ट्रम्पेट के रूप में बना दिया? तो विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट ब्राउनिंग, जॉन ड्राइडन, सैमुअल जॉनसन। तो ये किसका स्टेटमेंट था? ये आपका था करेक्ट आंसर वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, विलियम वर्ड्सवर्थ था कि उन्होंने राजनीतिक और अभिव्यक्ति के माध्यम बना दिया उन्होंने सोनेट की कला को। ओके, इन्होंने प्रेम उस तक ना सीमित रख करके, तो ये आपका विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट वन इज एक्टिव पैसिव है, ये आपका यहाँ लिखा नहीं है आपका। ओके, पैसिव बताइए क्या होगा? ही डज नॉट लाइक पीपल, ये आपका पैसिव है। ओके, पैसिव हो जाएगा। पैसिव बनाइए यहाँ पर। ही डज नॉट लाइक पीपल टू कॉल हिम चीट। बताइए इसका क्या होगा? ही डज नॉट लाइक टू बी कॉल्ड अ चीट। ही डज नॉट लाइक टू बी अ कॉल इज अ चीट। ही डज नॉट लाइक एनी वन टू कॉल हिम चीट। टू कॉल चीट इज नॉट लाइक्ड बाय हिम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। ही डज नॉट लाइक टू बी कॉल्ड अ चीट। तो यहाँ पर जो पीपल है ये आपका हट जाएगा, और टू कॉल हिम बदल कर आपका टू बी कॉल्ड हो जाएगा यहाँ पर। एंड चीट से पहले आपका यहाँ पर आर्टिकल, चीट से पहले यहाँ पर आपका ए आर्टिकल लग जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपका करेक्ट क्या हो गया? ही डज नॉट लाइक टू बी कॉल्ड अ चीट। ओके, इस यहाँ पर नहीं आना है, और एनी वन तो अलग यहाँ पीपल को हट जाएगा, एनी वन नहीं आना है। टू कॉल चीट इज़ नॉट लाइक, ये भी गलत है, तो आपका सही आपका ए रहेगा। चलिए नेक्स्ट, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, द टाउन किंगस्टन इज सिचुएटेड ऑन द रिवर। द रिवर किस रिवर के किनारे आपका किंगस्टाउन सिचुएटेड है? थेम्स, द रिवर पेक, द रिवर नेकिंग, द रिवर एफ्रा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर थेम्स हो जाएगा। ए करेक्ट आंसर। इंग्लैंड में रिवर थेम्स के किनारे स्थित है आपका ये किंगस्टन, जहाँ पर आपके जॉन गाल्सवर्दी का जन्म हुआ था, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, याद रखिएगा, जहाँ पर आपके जॉन गाल्सवर्दी का जन्म हुआ है, थेम्स रिवर। चलिए नेक्स्ट,
Who praised Milton in London 1802 with the lines the soul was like a star and dwelt apart? किसने प्रेज किया है? अभी हमने ऊपर पता चला आपको वर्ड्सवर्थ का है ना, विलियम वर्ड्सवर्थ ने विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने सोनेट मिल्टन की जो महानता का वर्णन करते हुए ये लाइंस बोली हैं कि दाई सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अ पार्ट. नेक्स्ट वन इज, चलिए ओके, विलियम वर्ड्सवर्थ. नेक्स्ट, इन किंग लियर विच ऑफ लियर्स काउंसलर्स इज बैनिस्ड फॉर डिफेंडिंग कॉर्डेलिया? बताइए. तो किंग लियर के कोर्ट में कौन सा काउंसलर रहता है किंग लियर का कि इस बैनिस, जो कि बैनिस होता है डिफीटिंग कॉर्डेलिया, डिफेंडिंग कॉर्डेलिया को डिफेंड करने के तौर पर बैनिस किया जाता है. ग्लोसिस्टर, केंट, अल्बेनी, कॉर्नवेल. तो केंट जो उन राजा का एक लॉयल काउंसलर्स रहता है वहाँ पर, लेकिन उसको बैनिस कर दिया जाता है क्योंकि वो डिफेंड करता है कॉर्डेलिया को. ओके, बी करेक्ट आंसर रहेगा. बी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट, गाल्सवर्दी वॉज बॉर्न ऑन, कब जन्म हुआ है? 14 अगस्त 1867, 25 अगस्त 1867, 10 सितंबर 1876, 14 जुलाई 1867. तो गाल्सवर्दी का जन्म कब हुआ है? ए इज़ द राइट आंसर. 14 अगस्त 1867 को हमारे गाल्सवर्दी का जन्म हुआ है. ए करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्स ऑफ, जिसको ऑर्थोडॉक्स कहा है इस चीज़ को, जो कि आपका मिल्टन का एक रिलीजियस वर्क है. पैराडाइज लॉस्ट, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, पैराडाइज रिगेन्ड, प्रो सी डिफेंसियो. तो ए राइट आंसर हो जाएगा, पैराडाइज लॉस्ट. ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट में जो मिल्टन के धार्मिक विचार व्यक्त हुए हैं वो इस पुस्तक के कारण स्कॉलर्स ने की धार्मिक मान्यताओं पर यहाँ पर प्रश्न उठाए हैं. ओके, पैराडाइज लॉस्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा. ओके, व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ फर्स्ट विजिट फ्रांस? वर्ड्सवर्थ फर्स्ट विजिट कब हुए हैं फ्रांस में? 1790, 1796, 1718, 1795. तो 1790. ओके, फर्स्ट विजिट उनका था पहली बार 1790 में. फ्रांस की यात्रा की थी. फ्रेंच रेवोल्यूशन के आदर्शों का उनके विचारों पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव भी पड़ा. ए राइट आंसर हो जाएगा 1790. ओके, चलिए नेक्स्ट वन इज, एरर बताना है, किस पार्ट में आपकी एरर है? Although there are some similarities in the qualification of the two candidates, the differences among them are quite pronounced. तो बताइए किस पार्ट में आपकी एरर है? कहाँ पर आपको, तो यहाँ पर आपका क्या होगा? ये among, among जो है आपका, among should be replaced with between. यहाँ पर एमंग की जगह आपका यहाँ पर बेटवीन आएगा, क्योंकि आपका जो एमंग है वो 3 हो गए या अधिक के लिए, ज़्यादा के लोग के लिए प्रयोग होता है, जबकि जो आपका बेटवीन है वो 2 लोगों के लिए यूज़ होता है. तो यहाँ पर आपका although there are some similarities in the क्वालिफिकेशन ऑफ द 2 कैंडिडेट्स, यहाँ 2 कैंडिडेट्स की बात हो रही है, केवल 2 कैंडिडेट्स की बात हो रही है, इसलिए यहाँ बेटवीन यहाँ पर करेक्ट रहेगा. ओके, द डिफरेंसेस बिटवीन देम आर क्वाइट प्रोनाउंस्ड. क्लियर? चलिए, answer among should be replaced with between. Next one is, who said a noble and puissant nation rousing herself like a strong man after a sleep a shaking her invincible locks. तो ये जो है आपका, ये लाइन जो है किसने कहा है? a noble and puissant nation rousing herself like a strong man after sleep a shaking हर इनविंसिबल लॉक्स. तो ये किसका स्टेटमेंट है, किसने कहा है? शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, बेन जॉनसन, ड्राइडेन. तो किसका है? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा. ये जॉन मिल्टन का स्टेटमेंट है. जॉन मिल्टन का स्टेटमेंट है. ये आपका प्रोज वर्क जो आपका उनका एरियोपेजिटिका है, तो उसमें कहा था इन्होंने इंग्लैंड की शक्ति और स्वतंत्रता की यहाँ पर उन्होंने प्रशंसा की है. बी करेक्ट आंसर हो जाएगा. जॉन मिल्टन ने एरियोपेजिटिका में कहा है. ओके, नेक्स्ट वन इज, When are an evening walk and descriptive sketches published? कब पब्लिश हुआ है? 1790, 1793, 1796, 1795. बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1793. उनकी जो स्टार्टिंग का वर्क है इनका, एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, जो है कि आपका वर्ड्सवर्थ का है. ओके, स्टार्टिंग का वर्क है इनका 1790. ओके, 93. नेक्स्ट, whom does Milton accuse in Paradise Lost? The son of Belial, flown with innocence and wine.
तो मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में एक्यूज़ किया है किनको, द सन ऑफ बेलियल कह के कहा है, भ्रष्ट विलासी और नैतिक रूप से पतित लोगों के लिए कहा है उन्होंने। द बेसन्स ऑफ बेलियल फ्लॉन विद इनोसेंस एंड वाइन, तो कौन है, किसको किनको कहा है, द एंग्लिकन क्लर्जी, द कोर्ट राइटर्स, द अपोनेंट्स ऑफ कॉमनवेल्थ, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर डी रहेगा, सभी को लिए कहा है, ऑल ऑफ द अबव इज राइट, करेक्ट आंसर रहेगा। मिल्टन ने सन्स ऑफ बेलियल शब्द का प्रयोग भ्रष्ट विलासी और जो नैतिक रूप से पतित लोगों के लिए किया है। इसमें एंग्लिकन क्लर्जी, कोर्ट राइटर्स एंड कॉमनवेल्थ के विरोधी भी यहाँ पर सम्मिलित हैं। ओके, तो यहाँ पर है, इंक्लूड है। ओके, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। वेयर डिड वर्ड्सवर्थ स्टडी एट कैम्ब्रिज, कहाँ पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ा है, सेंट सिमोन कॉलेज, सेंट जॉन्स कॉलेज, एटन कॉलेज, ट्रिनिटी कॉलेज। तो सेंट जॉन्स कॉलेज अभी बताया हमने ऊपर, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में सेंट जॉन कॉलेज में उन्होंने अध्ययन किया, स्टडी किया है। नेक्स्ट, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड्स इज, वर्ड्स के बिगनिंग में जो कॉन्सोनेंट का रेपिटेशन होता है वो क्या कहलाएगा, एसोनेंस, एसोनेंस, एलिट्रेशन, आयरनी, ओनोमोटोपैया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका एलिट्रेशन हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। जब शब्दों की शुरुआत में कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन होता है तो वो आपका एलिट्रेशन कहलाता है, तो एलिट्रेशन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट, इट इज़ रियली स्ट्रेंज, एरर है, एरर बताना है। इट इज़ रियली स्ट्रेंज डैट ही हैज़ नॉट रिप्लाइड माई लेटर, नो एरर, बताइए कहाँ पर है एरर। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, रिप्लाइड माई लेटर, रिप्लाइड माई लेटर की जगह यहाँ पर रिप्लाइड टू माई लेटर हो जाएगा, रिप्लाइड टू माई लेटर। ओके, रिप्लाइड टू माई लेटर यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि रिप्लाई वर्ब के बाद प्रीपोजिशन टू आता है। रिप्लाइड वर्ब जो है इसके बाद आपका प्रीपोजिशन यहाँ पर टू आएगा, फिर आपका रिप्लाइड माई लेटर गलत हो जाता है, रिप्लाइड टू माई लेटर होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इट इज़ रियली स्ट्रेंज डैट ही हैज़ नॉट रिप्लाइड टू माई लेटर। ओके, यहाँ पर आपका पार्ट में एरर है। ओके, चलिए, करेक्ट आंसर आपका रिप्लाइड माई लेटर की जगह आपका रिप्लाइड टू माई लेटर हो जाएगा। नेक्स्ट, अ स्पीच डिलीवर्ड बाय अ कैरेक्टर अलोन ऑन स्टेज इज, किसी कैरेक्टर के जो अकेला स्पीच दे रहा है स्टेज पर, वो क्या कहलाता है, डायलॉग, मोनोलॉग, सॉलिलोक्वी, असाइड। तो क्या कहलाएगा, सॉलिलोक्वी। ओके, जब कोई कैरेक्टर स्टेज पर अकेले अपने मन के विचार बोलता है वो सॉलिलोक्वी होती है। ओके, जैसे टू बी और नॉट टू बी, ये आपकी फेमस सॉलिलोक्वी है हैमलेट की, सॉलिलोक्वी हो गया। ओके, नेक्स्ट, आफ्टर न्यूटन हैज़ ऑब्जर्व्ड एन एप्पल फॉल टू द ग्राउंड ही फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पर आपको एरर बतानी है। चलिए बताइए कहाँ पर होगी, ठीक, यहाँ पर स्लैश लगा लीजिए। ओके, तो बताइए, आफ्टर न्यूटन हैज़ ऑब्जर्व्ड एन एप्पल टू द ग्राउंड ही फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये पूरा सेंटेंस जो है आपका पास्ट टेंस में है, इसलिए यहाँ पर जो ये हैज़ ऑब्जर्व्ड है, ये हैज़ ऑब्जर्व्ड की जगह आपका सिंपल पास्ट ऑब्जर्व्ड आ जाएगा। सिंपल पास्ट या हैज़ नहीं, सिंपल पास्ट ऑब्जर्व्ड में रहेगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, आफ्टर न्यूटन ऑब्जर्व्ड एन एप्पल फॉल टू द ग्राउंड ही फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ ग्रेविटी, न्यूटन ऑब्जर्व्ड, हैज़ नहीं आएगा। ओके, तो ये आपका सिंपल पास्ट में हो जाएगा। यहाँ पर आपका हैज़ नहीं होगा, ये हैज़ नहीं आएगा। चलिए फिर नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पर करेक्ट आंसर हैज़ ऑब्जर्व्ड हो जाएगा, आफ्टर न्यूटन ऑब्जर्व्ड एन एप्पल टू द ग्राउंड। चलिए नेक्स्ट वन इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम डीलिंग विद हीरोइक डीड्स इज कॉल्ड। एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, वो क्या होती है, लिरिक, एपिक, सोनेट, ओट। तो लॉन्ग नैरेटिव आपकी एपिक पोएम होती है। ओके, एपिक एक लंबी नैरेटिव पोएम होती है जिसमें वीर नायकों के कार्यों और महान घटनाओं का वर्णन होता है। ओके, करेक्ट आंसर यहाँ पर बी रहेगा। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल क्लेम डैट देयर वेयर लेस दैन 50 स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द बिल्डिंग व्हेन इट कॉट फायर। तो बताइए, नो एरर, बताइए क्या हो, कहाँ पर आपका मिस्टेक है। यहाँ पर आपका ये लेस नहीं आएगा, ये लेस यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ लेस की जगह फ्यूअर आएगा। स्टूडेंट जो आपके हो गए वो काउंटेबल नाउन्स हो गए, तो उनके साथ में आपके ये फ्यूअर, लेस की जगह यहाँ पर आपका फ्यूअर आ जाएगा। तो यहाँ पर
आपका फीवर आ जाएगा, फीवर, यहाँ पर लेस की जगह फीवर आ जाएगा, लेस नहीं होगा। तो यहाँ पर द प्रिंसिपल क्लेम दैट देयर fewer than 50 students present in the building when it caught fire। ओके, यहाँ पर नो, यहाँ पर आपका सेकेंड पार्ट में आपकी मिस्टेक है। ओके, एरर इन लेस, करेक्ट हो गया fewer than 50 students। नेक्स्ट, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू non-living things is symbolism, irony, personification, imagery। गिविंग नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन क्वालिटीज़ देना क्या कहलाता है? पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। तुलना होती है, निर्जीव वस्तुओं को मानव गुण दिए जाते हैं, वो पर्सोनिफिकेशन कहलाता है आपका। ओके, नेक्स्ट है 14 लाइन पोएम इज, 14 लाइन की पोएम क्या कहलाएगी? बैलेड, ओड, सोनेट, एलिजी। क्या होती है? 14 लाइन्स का हमारा सोनेट होता है। ओके, सोनेट, सोनेट हो गया, सी राइट आंसर। 14 लाइन सोनेट हो गया। नेक्स्ट, अ स्ट्रगल बिटवीन अपोजिंग फोर्सेस इन लिटरेचर इज कॉल्ड। तो विरोधी शक्तियों के बीच में जो संघर्ष होता है, स्ट्रगल होता है अपोजिंग फोर्सेस के बीच में लिटरेचर में, वो क्या कहलाता है? आयरनी, कॉन्फ्लिक्ट, सेटिंग मूड, कॉन्फ्लिक्ट, मतभेद। बी जो हो गया वो क्या हो गया? साहित्य में जो, लिटरेचर में जो दो विरोधी शक्तियों के बीच में फोर्सेस के बीच में जो संघर्ष होता है वो कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। कहानी में नाटक का मुख्य आधार भी होता है। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बोथ राम एंड श्याम वे आर नॉट प्रेजेंट इन द क्लासरूम, नो एरर। बताइए क्या होगा इसमें? यहाँ पर वर नॉट, यहाँ पर वर नॉट नहीं होगा। ओके, तो बोथ का अर्थ भी आपका, और वी आर नॉट प्रेजेंट, तो नेगेटिव शब्द साथ में नहीं आएंगे। तो जैसे आपके बोथ नॉट स्ट्रक्चर गलत माना हो जाता है, गलत होगा जब दो सब्जेक्ट्स नेगेटिव मीनिंग में हो, तो नाइदर नॉर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बोथ नहीं, यहाँ नाइदर राम नॉर श्याम, इस तरह से करके यहाँ पर आ जाएगा वर नॉट प्रेजेंट, वर की जगह यहाँ वाज आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्लियर हुआ। तो यहाँ नाइदर नॉर, नाइदर राम नॉर श्याम। ओके, ये हो जाएगा नाइदर राम नॉर श्याम, और यहाँ वर की जगह वॉज हो जाएगा, जगह वॉज हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर बोथ यहाँ पे गलत हो जाएगा, और यहाँ पर चेंज करेंगे तो यहाँ पर आपका वो वर्ब चेंज होगी, नॉट यहाँ हट जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा नाइदर राम नॉर श्याम वॉज प्रेजेंट इन द क्लासरूम। ओके, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, नाइदर राम नॉर श्याम वॉज प्रेजेंट इन द क्लासरूम। चलिए नेक्स्ट, द टर्निंग पॉइंट ऑफ अ स्टोरी इज नोन एज। टर्निंग पॉइंट जो आता है स्टोरी में वो क्या कहलाता है? क्लाइमेक्स, प्लॉट, प्रोलॉग, एपिलॉग। क्लाइमेक्स कहलाता है, क्लाइमेक्स। ओके, टर्निंग पॉइंट क्या कहलाता है? क्लाइमेक्स। अ स्टोरी विद अ मॉरल लेसन इज नोन एज। एक मॉरल लेसन के साथ जो स्टोरी है वो क्या होती है? सटायर, फेबल, बैलेड, एपिक। फेबल। ओके, फेबल कहलाएगी आपकी। बी इज़ द राइट आंसर। एक मॉरल हमें मिलता है उसमें देखने को स्टोरी में, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 58, यहाँ 59 होगा, इससे 69 हो गया, ये 59 होगा। ओके, ये 59 है। द व्यूज ऑफ एक्सर्शंस ऑफ इफेक्ट इज नोन एज। बताइए, जब किसी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए बढ़ा चढ़कर बात की जाती है वो क्या कहलाता है? आयरनी, हाइपरबोली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन। हाइपरबोली आप जानते हैं, जहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाए वो आपका हाइपरबोली होता है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ऑल द वर्ड्स आर स्टेज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है आपका? ऑल द वर्ड्स आर स्टेज। तो ये आपका क्या है? ये आपका सिमिली, आयरनी, मेटाफोर, हाइपरबोली। तो ये आपका मेटाफोर हो जाएगा। यहाँ पर ये लाइन जो है, यहाँ दुनिया की तुलना सीधे स्टेज से की गई है, बिना लाइक या एज भी नहीं लगा है आपका, तो यहाँ पर मेटाफोर हो जाएगा। ओके, तुलना कर रहे हैं, दुनिया की तुलना, मेटाफोर हो जाएगा। नेक्स्ट, अ कंपैरिजन यूजिंग लाइक और एज इज कॉल्ड, पता है, सिमिली। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिमिली। चलिए नेक्स्ट, अ पोएम मॉर्निंग समवंस डेथ इज। किसी की डेथ पर मौन करना, विलाप करना क्या कहलाता है? सोनेट, ओड, एलिजी, एपिक। एलिजी, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एलिजी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, द मेन आइडिया और सेंट्रल मीनिंग ऑफ लिटरेरी वर्क इज। जो मेन आइडिया है वो सेंट्रल मीनिंग है लिटरेरी वर्क की,
उसको क्या कहते हैं, प्लॉट, थीम, क्लाइमेक्स, सेटिंग, थीम ओके। ये क्या होता है आपका, थीम हो जाएगा। किसी लिटरेचर वर्क में का मुख्य जो विचार या संदेश होता है वो थीम कहलाता है। यही आपका मेन केंद्र होता है आपका, बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, अ लिटरेरी वर्क रिडिकुलिंग ह्यूमन वीकनेसेस इज, तो जो एक उपहास करता है ह्यूमन वीकनेस की लिटरेरी वर्क, वो क्या कहलाएगा, सटायर, ट्रेजेडी, एपिक, रोमांस। तो क्या कहलाता है वो, सटायर ओके। तो वो आपका क्या हो गया, सटायर की ऐसी रचना जिसमें हास्य और व्यंग के माध्यम से समाज की बुराइयां और मानव कमजोरियों की आलोचना की जाती है ओके। ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन इज, वर्ड्स डैट इमिटेट नेचुरल साउंड आर कॉल्ड, ऐसे वर्ड्स जो नेचुरल साउंड्स को इमिटेट करते हैं, नकल करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आयरनी, ओनोमोटोपैया, एलेगरी, इफेमिज्म। तो करेक्ट आंसर बी रहेगा, ओनोमोटोपैया, जो आपकी नेचुरल साउंड रहती है उनकी इमिटेट करते हैं उनको, बी करेक्ट आंसर रहेगा ओके। सो फ्रेंड्स, ये हमारे आज 65 क्वेश्चन हो गए टीजीटी की आपकी प्रैक्टिस, ये फर्स्ट था। कैसी रही आपकी प्रैक्टिस, कितने सही रहे क्वेश्चंस आपके, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और होपफुली आपकी प्रैक्टिस अच्छी रही होगी, आपके कितने सही रहे। और अगर आपको क्लासेस हेल्पफुल हो रही हो, अच्छी लग रही हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी सबसे रिलेटेड आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस हो रही है, क्लासेस चल रही हैं ओके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे ओके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।